उत्तर प्रदेश पीसी 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की नीतियाँ बनाई जाती हैं। जो नीति होती हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो हमारी सरकार है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको चलाने पर के लिए दो प्रकार की नीतियाँ बनाई जाती हैं। वो दो प्रकार की नीतियाँ आपको याद रखनी है। एक है मौद्रिक नीति, दूसरी है राजकोषीय नीति। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं मौद्रिक नीति के बारे में। तो मौद्रिक नीति का निर्माण देश का केंद्रीय बैंक कौन है? अपना आरबीआई है। आरबीआई जो अपना देश का केंद्रीय बैंक है, ये क्या करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। जबकि इसकी समीक्षा साल में 6 बार यानी हर दूसरे महीने में, ठीक है, साल में 12 महीने होते हैं तो हर दूसरे महीने में समीक्षा की जाएगी। तो ये 6 बार इसकी समीक्षा की जाती है यानी दूसरे महीने में। मौद्रिक नीति समिति द्वारा, समिति जो होती है मौद्रिक नीति बनाता कौन है? केंद्रीय बैंक, और इसकी जो समीक्षा करता है मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। मौद्रिक नीति से संबंधित आपके कथन के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई बाजार में तरलता को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, जो बाजार में जो तरलता होती है, अभी तरलता हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या है तरलता। तो मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई बाजार में तरलता को नियंत्रित करता है, जिससे मुद्रास्फीति तथा अपस्फीति को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा ध्यान ये रखना है कि मौद्रिक नीति जो होती है केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा बनाई जाती है, जिसकी समीक्षा साल में 6 बार यानी हर दूसरे महीने में जो होती है एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति द्वारा की जाती है। इसका देखो मुख्य उद्देश्य बनाने का यही होता है कि जो अल्पकालिक नीति होती है, ये जो होती है एक अल्पकालिक नीति होती है। ठीक है, यानी 1 वर्ष की मौद्रिक नीति के द्वारा जो बाजार में आरबीआई तरलता को नियंत्रित करता है, जिससे क्या किया जा सके? मुद्रास्फीति और अपस्फीति पे क्या नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। राजकोषीय नीति क्या है? राजकोषीय नीति का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, सरकार द्वारा किया जाता है। यह एक दीर्घकालीन नीति होती है। ठीक है, अब दोनों में अंतर करने को आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि अल्पकालिक नीति कौन होती है, मौद्रिक नीति होती है, दीर्घकालिक नीति कौन सी होती है? तो वो आपकी राजकोषीय नीति होती है, जिससे सरकार हर वर्ष बजट के माध्यम से पूरा करती है। ठीक है, तो बजट किस नीति के अंतर्गत आता है? तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बजट के माध्यम से पूरा करती है। राजकोषीय नीति का संबंध सरकार के आय, खर्च, संसाधनों का वितरण आदि से होता है। ठीक है, तो जैसे जो सरकार होती है वो जो अपना आय, खर्चा, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, संसाधनों का वितरण, जो राशन हम लोग खाते हैं, वो किस नीति के अंतर्गत आता है? वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। अभी देखिए हमारे सामने एक शब्द आया था तरलता। देखिए तरलता क्या होता है? इसका संबंध करेंसी जो मुद्रा की आपूर्ति से होता है। ठीक है, करेंसी या मुद्रा की आपूर्ति से होता है। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो मतलब तरलता बढ़ती है। ये चीज़ आप तो ध्यान रखिएगा। कोई प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि क्या संबंध है मुद्रा की आपूर्ति से और तरलता से? बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम होती है तो तरलता कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी मौद्रिक नीति होती है वो तरलता को नियंत्रित करने के लिए ही लागू की जाती है, जैसे महंगाई घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब मांग का संबंध क्या होता है? मांग का संबंध तरलता से होता है। जैसे मांग और तरलता, ये आप लोग देखो समझिए, मांग और तरलता, मुद्रा की आपूर्ति, 3 संबंध आपको ध्यान रखना है। पूर्ति का संबंध उत्पादन से होता है। पूर्ति का संबंध उत्पादन से, जैसे पूर्ति बढ़ रही है तो मतलब उत्पादन बढ़ रहा है, पूर्ति घट रही है यानी उत्पादन घट रहा है, और मांग बढ़ रही है तो मतलब क्या है? मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई, आदमी की क्रय शक्ति बढ़ गई। जैसे मैं आपसे कहूँ आपके पास 1 लाख रुपया हो जाए 10,000 की अपेक्षा, तो आप पहले 10,000 में कम खर्चा करते थे तो 1 लाख रुपए में ज़्यादा खर्चा करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? आपकी मांग बढ़ गई है यानी आपकी क्रय शक्ति की क्षमता बढ़ गई है, यानी मार्केट में मुद्रा ज़्यादा आ गई है। ठीक है, यानी उत्पादन कम हो गया है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे। ठीक है, तो मांग का मतलब संबंध तरलता से होता है। तरलता, मांग बढ़ने का मतलब क्या है? आपके पास पैसा बढ़ गया। भाई पैसा बढ़ गया तभी तो आप डिमांड करेंगे ना ऐसी टीवी फिल्म क्रूज की। ठीक है, और पूर्ति घटने का मतलब क्या होता है? पूर्ति घटने का मतलब उत्पादन कम है। भाई उत्पादन कम है, आप मांग डिमांड ज़्यादा है, उत्पादन कम है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बाजार अर्थव्यवस्था। तो बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? वह अर्थव्यवस्था जो बाजार की शक्तियों द्वारा संचालित होती है, वह बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है। 2 प्रमुख शक्तियां जो होती है, एक है मांग, एक है पूर्ति। तो देखिए अब हम लोग कंडीशन देख लेते हैं कि बाजार में मांग और पूर्ति किस तरीके से बाजार अर्थव्यवस्था को संचालित करती हैं। जब मांग व पूर्ति बराबर हो तो जो वहां की कीमत होंगी वो स्थिर होंगी। जैसे जितना लोग मांग रहे हैं उतनी पूर्ति हो जा रही है, तो बाजार की जो कीमतें होंगी वो स्थिर रहेंगी। ठीक है, मांग कम हो और पूर्ति ज्यादा हो तो कीमतों में कमी आएगी। ठीक है, मांग कम है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मद्दा चल रहा है, कीमतें गिरती हैं यहाँ पे। मांग ज्यादा हो, पूर्ति कम हो तो कीमतों में वृद्धि हो। तो इसीलिए जब मांग ज्यादा हो जाती है, पूर्ति कम हो जाती है तो कीमतों में वृद्धि होती है, और मांग कम हो, पूर्ति ज्यादा हो तो कीमतों में कमी होती है। अगर अगर अर्थव्यवस्था में, अगर बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाए, जैसे क्या है कि बाजार है, बाजार में क्या मुद्रा बहुत ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? तो जब मुद्रा जब बढ़ेगी तो तरलता बढ़ेगी। ठीक है, तरलता पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी है, तरलता बढ़ेगी।
क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होगी। जैसे मान लो आपकी 10,000 रुपये सैलरी है और आपकी 12,000 हो जाए तो निश्चित ही आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। मांग में वृद्धि होगी, क्यों? क्योंकि जब आप सैलरी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात आप डिमांड करेंगे किसी ना किसी चीज़ की, और जब डिमांड करेंगे तो क्या होगा? मांग में वृद्धि हो जाएगी। अगर वस्तु के उत्पादन या आपूर्ति में कमी आ जाए, जैसे क्या हुआ, कारखाने बंद हो गए, तो क्या होगा? वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि पार्ले जी बंद होने वाला है, ठीक है, तो पार्ले जी की कीमत क्या स्थिर रहेंगी? नहीं रहेंगी, क्योंकि जो बचे हुए पार्ले जी हैं उनको महंगी कीमत में बेचा जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूर्ति कम होती है, मूल्य वृद्धि कहा जाता है, इसे मूल्य वृद्धि कहा जाता है। अब मूल्य वृद्धि का कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे? कैसे आप कहेंगे महंगाई बढ़ गई? महंगाई हम लोग तब बढ़ते हैं ना जब हमें तो 10 रुपये किलो तुरैया जो होती है वो 50 रुपये किलो मिलती है, या टमाटर प्याज हमको जो 50 रुपये किलो मिल जाते हैं वो 300 रुपये किलो मिलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? महंगाई। और महंगाई को अन्य भाषा में कहते हैं मूल्य वृद्धि। अब मूल्य वृद्धि क्यों होती है? जब देखा होगा आपने, प्याज की मार्केट में आना कम होता है तभी महंगा होता है, और धड़ाधड़ ट्रक ट्रक प्याज उतरे तो क्या होगा? 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो बिकता है। आप इस तरीके से समझेंगे, जब अपने आप अर्थव्यवस्था को जब अपने दैनिक जीवन में, अपनी दैनिक लाइफ की जुड़ी जरूरतों से जोड़ेंगे तो आपको अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और दोस्तों ये जो कोर्स है ये क्रैश कोर्स है, और हम आपको 30 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स का कोर्स पूरा कराएंगे यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा के मूल्य में क्रमिक वृद्धि जो दीर्घकालिक को तथा जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य कम होने लगे, इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब मुद्रास्फीति कहते कह रहे हैं कि वस्तु सेवा, देखो सेवा क्या हो गई? जैसे मान लो आप रोडवेज से जाते हैं तो ये सेवा हो गई, ठीक है, और आप गेहूं खरीदने जाते हैं तो वो क्या हो गई? वस्तु हो गई। तो इनकी चीजों में जब इनके मूल्य में जब वृद्धि होती है, रोडवेज का किराया महंगा हो जाए, टमाटर आपको 300 रुपये किलो मिलने लगे, तो क्या हो गया? मूल्य में वृद्धि हो गई। और ये कितने तनी देर के लिए नहीं, 1-2 दिन के लिए, 2-4 घंटे के लिए नहीं, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 15 के लिए नहीं, दीर्घकालिक 4 महीने के लिए, दीर्घकालिक को, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य कम हो जाए। जैसे मुद्रा क्या है? पहले आप 10 रुपये किलो टमाटर लेते थे, अब आप 10 रुपये में 250 ग्राम टमाटर नहीं ले पा रहे हैं, तो वही 10 रुपये का मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? मुद्रास्फीति आप दो भाषा में समझ लीजिए। एक कि आपके पास जो पैसा है उसकी क्रय शक्ति कम हो जाए, ठीक है, यानी आप जो 10 रुपये का पेन खरीद रहे थे वो आपको अब 10 में ना मिलके 15 रुपये में मिले, यानी कीमत के हिसाब की मूल्य का कीमत बढ़ गया, यानी 10 से 15 हो गया। और आपके हिसाब से वो 10 रुपये की जो क्षमता थी, क्रय शक्ति थी, अब वो 10 रुपये में आप पेन नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो मूल्य कम हो गया आपके पैसे का, ठीक है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। स्फीति माने होता है गिरावट, और किसमें? मुद्रा में, मुद्रा की क्रय शक्ति में। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखिए, मुद्रा का मूल्य कम होने का अर्थ है कि निर्धारित वस्तु को खरीदने के लिए ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, ठीक है, ये कंडीशंस है था। अब देखो मूल्य वृद्धि को इस तरीके से समझिए, 1 केजी प्याज जो 20 रुपये में मिलता था, मुद्रास्फीति के बाद वही 1 केजी प्याज आपको 50 रुपये मिल रहा है, ठीक है, तो इसको मुद्रास्फीति कहते हैं। 1 केजी प्याज के लिए अब आप ज्यादा मुद्रा का भुगतान करना पड़ रहा है, जो मुद्रा के मूल्य में कमी को दर्शाता है। तो ये मुद्रा की क्या हमें, तो आपसे देखो किस तरीके से पूछेगा, मुद्रास्फीति में से कथन देगा आपको, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है या बढ़ जाता है, सही गलत के कथन में आ जाएगा। आपसे ऐसे पूछेगा मुद्रा का मूल्य में कीमतों का स्थिर रहती हैं, तो स्थिर नहीं रहती हैं, क्या होता है? मुद्रा का वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। जैसे मान लो कैसे आप पता करेंगे ये मुद्रास्फीति हो रही, तो देखिए आगे आप लोग देखिए, ये देखिए तरलता में वृद्धि। अब तरलता में वृद्धि कब होगी? कब होगी तरलता में वृद्धि? तरलता में वृद्धि जब होगी जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी, जैसे मुद्रा मार्केट में बढ़ जाएगी। जब मुद्रा मार्केट में बढ़ जाएगी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी, आपकी मांगे बढ़ जाएंगी, मांगे बढ़ गई मतलब पूर्ति कम हो गई, और पूर्ति कम हो गई तो क्या बढ़ेगा? महंगाई बढ़ेगा। मैंने क्या बोला? जब 10 लोग खरीदने वाले हैं और पूर्ति 9 ही लोगों की है तो फिर कीमत बढ़ेगी। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाए तो समझ लो क्या है? मुद्रास्फीति है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए, जैसे 10 की चीज 20 में मिलने लगे, ठीक है, मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाए। आपके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उस मुद्रा की वैल्यू बहुत कम है, नहीं 100 रुपये, आज का 100 रुपये की कोई वैल्यू है? आज भिखारी 1 रुपया नहीं लेता भीख में, ठीक है, यानी क्या है? ये मुद्रा की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। वस्तु के उत्पादन में कमी हो जाए, भाई कारखाना बंद हो जाए या हड़ताल हो जाए, ठीक है, तो इस तरीके क्या होते हैं? मुद्रा वस्तु की आपूर्ति में कमी हो जाए, भाई अस्पताल नहीं, मांग में वृद्धि हो जाए, पैसा आएगा तो मांग ही बढ़ेगा। क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि हो जाए, जैसे मान लो आपकी सैलरी 50,000 है, अब 60,000 हो जाए तो आपकी क्रय शक्ति जो होगी वो बढ़ जाएगी। अब मार्केट में टूट पड़ेंगे, शॉपिंग करने चले जाने लगेंगे एकदम से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? महंगाई हो जाती है। और देखो आपने देखा होगा कि जैसे ये देखो सर्दी का मौसम आ रहा है, तो सर्दी के मौसम में सर्दी वाली जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत एकदम तेजी से वृद्धि आएगी। क्यों? लोगों की सर्दी वाली वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। और जैसे मौसम उतरता है, अब से गर्मी का मौसम उतर रहा है तो गर्मी की वस्तुएं की जो है वो उनकी कीमत घट जाएगी। तो इस तरीके को समझिएगा, ये 8 कंडीशंस जब कभी भी आपके सामने आएंगी तो आप समझ लीजिएगा कि मुद्रास्फीति की कंडीशन है, ठीक है। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे स्पेशल कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अब स्फीति क्या होती है।
अब स्फीति क्या होती है? इन्फ्लेशन की विपरीत अवस्था होती है, जब मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था होती है। यहाँ पर मुद्रा आपूर्ति कम होने से, जैसे क्या हो गया, आपके पास पैसे ही नहीं बचे हैं, तो आप घर में बैठेंगे, कुछ खरीदने नहीं जाएँगे, ठीक है? तो जब कुछ खरीदने नहीं जाएँगे तो वस्तुएँ क्या होंगी? मार्केट में ज़्यादा हो जाएँगी। अब वस्तुएँ जब मार्केट में ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? जब कोई वस्तु, जैसे मान लो टमाटर है, अब टमाटर कोई खरीदने ही नहीं जा रहा है, अब बहुत ज़्यादा माल ट्रक भर-भर के उतर रहा है, तो क्या होगा? ₹5 किलो ले जाओ, ₹10 किलो ले जाओ, ऐसे मार्केट होगा, तो वो क्या हो जाएगी? वो मंदी हो जाएगी, उसको हम लोग मंदी बोलते हैं, अब स्थिति बोलते हैं उसको। क्रय शक्ति क्षमता में गिरावट आती है। क्या होगा? क्रय शक्ति क्षमता में गिरावट आ गई। भाई जब पैसे ही नहीं है तो आप खरीदोगे नहीं, ठीक है? आती है। वस्तु के मूल्य में भी गिरावट आती है, ठीक है? उत्पादक वर्ग काम कम कर देता है, उत्पादन कम कर देता है, ठीक है? या बंद कर देता है, जिससे बेरोज़गारी बढ़ती है। अब आपसे पीछे से पूछा सकता है कि बेरोज़गारी का संबंध किससे है? मुद्रा स्फीति से है या अविस्फीति से, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, तो इसका है मंदी से, ठीक है? यहाँ मुद्रास्फीति की दर शून्य और नकारात्मक शून्य नीचे हो जाती है, तो देश की मंदी में चला जाता है। जब भाई गिर रही थी, एकदम गिर के ज़ीरो हो जाएगी, तो देश क्या हो जाएगा? मंदी में चला जाएगा, एकदम मद्दा हो जाएगा सब चीज़ें, कारखाने डूब जाएँगे, सब बर्बाद हो जाएँगे, ठीक है? उत्पादन वाले, ठीक है? अब मुद्रास्फीति की गणना, हम लोग पढ़ते हैं मुद्रास्फीति की गणना। भारत में जो इन्फ्लेशन है, वो गणना सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये कथन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आईएएस पीसीएस में इस तरीके से कथन आपसे पूछ लेगा। कोई भी एक आर्थिक वाला जो है आपको दे देगा और आप कन्फ्यूज़ जाएँगे। ध्यान रखिएगा, सीएसओ जो है वो मुद्रास्फीति की गणना कर रहा था, जिसका फुल फॉर्म है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक आधार पे किया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे मासिक की जगह वार्षिक कर देगा, नहीं कंसेप्ट क्लियर होगा तो गए काम से आप, ठीक है? आगे देखिए, पढ़ते रहिए, टाइम लगेगा, ज़्यादा स्पीड करके पढ़ लीजिए, लेकिन आप पढ़ना जारी रखिए। मेरा काम है कि आपके दिमाग से एक बार चीज़ें निकाल देना। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 1951 में हुई थी। भाई जैसे अपना देश आज़ाद हुआ, वैसे इसकी स्थापना हो गई, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और क्षेत्रीय हेडक्वार्टर है कलकत्ता में, ठीक है? यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है? अब सीएस को गणना देखो किस-किस चीज़ की गणना करता है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, जीडीपी, नेशनल इनकम, ठीक है? पर प्रति व्यक्ति आय, ठीक है? सकल मूल्यवर्धन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, मूलभूत उद्योग, ठीक है? और मुद्रास्फीति की गणना कौन? इन 7 चीज़ों की गणना सीएसओ करता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, 1951 में इसकी स्थापना हुई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कार्य करता है। हमारी जो भी सकल घरेलू आय है, नेशनल इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, सकल मूल्यवर्धन है, उत्पादन सूचकांक और मूलभूत उद्योग सूचकांक तथा मुद्रास्फीति की गणना करता है कौन? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखो एक और आता है, अब ये आता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसकी स्थापना 1950 में हुई। इसका हेडक्वार्टर क्या था? कलकत्ता था, और क्षेत्रीय हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, उल्टा-उल्टा हो गया, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये भी कार्य करता है, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? ये वन लाइनर में आ सकता है, ठीक है? और ये जो गणना करता है गरीबी और बेरोजगारी की, तो ये समझ लो देखो औद्योगिक की है, इनकम की, और ये क्या करता है? गरीबी और बेरोजगारी की क्या करता है? गणना करता है। और फिर देखिए तीसरा भी यहाँ पे श्रम ब्यूरो, भारत में रोजगार की गणना, ठीक है? श्रम ब्यूरो द्वारा की जाती है। तो अब यदि आप बेरोजगार हैं तो आपकी गणना कौन करेगा? कौन जानेगा कि अब, तो ये आपका करेगा एनएसएसओ। आपकी गरीबी है कौन करेगा? एनएसएसओ। लेकिन आप रोजगार गणना, कितना रोजगार बाकी है, कितना किसको नहीं मिला, तो ये कौन करेगा? ये करेगा श्रम ब्यूरो, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बताते हैं सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जब ये महंगाई की या इन्फ्लेशन की गणना करता है तो 2 सूचकांक का प्रयोग करता है, और वो 2 सूचकांक कौन से हैं? डब्ल्यूपीआई यानी थोक मूल्य सूचकांक, इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा जो होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो आप दो ध्यान रखिएगा, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। आर्थिक सर्वे जो 17 और 18 के अनुसार, एक आर्थिक सर्वे हुआ था 17 और 18 में, ठीक है, के अनुसार वीपीआई एंड सीपीआई दोनों का ही हेडलाइन जो मुद्रास्फीति कहा जाता है, इनको क्या कहता है? दोनों को ही हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो ये कथन आप ध्यान रखिएगा, दोनों है वीपीआई एंड सीपीआई, ठीक है? वीपीआई क्या है? वूल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इसका जो बेस ईयर है सन 2011 और 12 है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी गणना वर्तमान में डीआईपीपी का मतलब होता है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है। तो ये कथन आप ध्यान रखिएगा कि जो वूल प्राइस इंडेक्स है यानी वीपीआई है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक है, इसकी जो गणना है वो किसके द्वारा की जाती है? डीआईपीपी। आईएएस में जो होते हैं वो इसी तरीके के शॉर्टकट में ही आपको दिए जाते हैं, ठीक है? औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है। गणना मासिक आधार पर की जाती है, नहीं वार्षिक आधार पर नहीं की जाती है, न त्रैमासिक आधार पर की जाती है, हर महीने की जाती है।
वीपीआई के आंकड़े आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, जो आर्थिक मामले आंकड़े आर्थिक मामला है उसके द्वारा इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। ये सब छोटे छोटे कथन है, आप ध्यान रखेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे आपको याद भी हो जाएंगे। तो वीपीआई की गणना में केवल वस्तु को ही शामिल किया जाता है, सेवा को नहीं शामिल किया जाता है। तो ये आप कथन ध्यान रखिएगा कि जो अब देखो ऐसे आप समझो थोक मूल्य, थोक में हम लोग क्या लेते हैं, वस्तुएं लेते हैं, तो इसमें वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, सेवा को नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान करने के लिए शॉर्टकट में आप याद कर लीजिएगा। वर्तमान में वीपीआई की बास्केट में 697 वस्तुएं हैं। देखो ये करंट का डाटा घटता बढ़ता रहता है, ये अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे नोट्स के मुताबिक 697 वस्तुएं इसमें हैं और 2017 से पहले इसमें जो थी 676 वस्तुएं थी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वीपीआई बास्केट में 3 मुख्य प्रकार की वस्तुएं होती हैं। देखो 3 मुख्य प्रकार की वस्तुएं होती हैं किसमें, थोक मूल्य सूचकांक में। यदि आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में यदि आप पढ़ेंगे तो आप बेसिक से जाइए। ये क्रेश कोर्स है, क्रेश कोर्स में वही लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आता है जिन्होंने एक बार कुछ ना कुछ पढ़ लिया होता है। ठीक, फिर भी हम इस तरीके से पढ़ाने के लिए लेकर चल रहे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको भी कुछ समझ में आ जाए, कम से कम उनको अर्थव्यवस्था की ABCD आ जाए। और जो पहले से ही बहुत चीजें पढ़ लिए हुए हैं तो वो इस चीज को देखेंगे तो उनको एक बार में बहुत अच्छे रिकॉल हो जाएगा और वो फिर शायद नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार की वस्तुएं ली जाती हैं। एक होती है प्राथमिक वस्तुएं। ठीक है, प्राथमिक वस्तुएं इसमें जैसे खाद्य और गैर खाद्य दोनों वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो हमारे दैनिक दिनचर्या में शामिल होती हैं और ये 117 वस्तुएं हैं और ये इसका जो भारांश है वो 20% है। ठीक है, ईंधन से संबंधित 16 वस्तुएं हैं जिसका भारांश कितना है, 15% है। और जो विनिर्मित वस्तुएं होती हैं वो देखो उद्योग से संबंधित है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर औद्योगिक चर्चा ज्यादा की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भारांश के आधार पर विनिर्मित वस्तुएं जो 65% है। ठीक है, तो ईंधन 15% और प्राथमिक वस्तुएं 20%। ठीक है, ये जो है आपका वीपीआई फुल प्राइस इंडेक्स का जो मेन जो है, आप ऐसे आती पीसीएस में ऐसे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो विनिर्मित वस्तुएं यानी उद्योग है, उद्योग से संबंधित ज्यादा ही होंगी। ईंधन है तो 15% और प्राथमिक वस्तुएं जो दैनिक है, खाद्य वस्तुएं या खाद्य वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन के प्रयोग में आती है उनका केवल इस इंडेक्स में 20% ही योगदान होता है। वीपीआई का जो बेस ईयर है 2011-12 है। 17 से पहले बेस ईयर्स का 2004 और 5 था, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे होंगे बेस ईयर क्या होता है। भाई चलो हम अब पढ़ाने बैठे हैं तो सब चीज बताएंगे आपको। बेस ईयर क्या होता है, तो बेस ईयर वह वर्ष जिसमें मुद्रास्फीति की दर सामान्य होती है, यानी ना महंगाई बढ़ती है ना घटती है, वो सामान्य होती है। तो उसे गणना के आधार पर वर्ष के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। या वर्ष ना तो बहुत ज्यादा पुराना होना चाहिए और ना ही बिल्कुल नया होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं बेस ईयर किसके किसके हैं। जीडीपी जो है हमारी उसकी गणना 2011-12 के आधार पर की जा रही है। वीपीआई यानी वूल प्राइस इंडेक्स जो है उसकी 2011-12 और सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका 2012। ठीक है, आईआईपी ठीक है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है, ठीक है, इसका 2011-12 और सीआईआई मूलभूत उद्योग सूचकांक जो है, मूलभूत का मतलब जो हमारे दैनिक जीवन के उद्योग हैं, औद्योगिक का मतलब जिनका उद्योग से ठीक है, कॉमर्शियल। अब रेजिडेंस जो है इसका 12-13, खाली यही आपको ध्यान रखना है कि जो रेजिडेंस इंडेक्स है उसका जो आवासीय सूचकांक है 2012-13 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2017 में वीपीआई के 2 मुख्य चेंज किया गया था। देखो अब जो 2017 में जो ये वूल प्राइस इंडेक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक, इसके देखो बेस ईयर जो था 2011-12 कर दिया गया था और खाद्य इंडेक्स को इसमें जोड़ दिया गया था। इसमें पहले से पहले खाद्य इंडेक्स इसमें नहीं था। दोस्तों तो हम लोग सभी इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक थोक मूल्य सूचकांक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसको हम लोग देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब हो गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वस्तु सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। उसमें किसको शामिल किया गया था, उसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया गया था। किसमें, थोक मूल्य सूचकांक में। आप लोग भूल रहे होंगे तो बता देता हूँ। ठीक है, इसमें प्राइमरी गुड्स का भारांश 55 होता है और उसमें कितना था, उसमें प्राइमरी जो गुड्स थी, वस्तुएं थी, उनका जो था उसका 20% था। आपको याद होगा, अभी पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया। इसलिए यह आम आदमी के दैनिक जीवन को ज्यादा प्रभावित करता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक आम आदमी के जीवन को ज्यादा प्रभावित करता है। तो उसमें आपको रेजिडेंशियल इंडेक्स दे देगा, आपको उपभोक्ता सूचकांक दे देगा और थोक मूल्य सूचकांक दे देगा। तो आप पढ़े होंगे तो जान जाएंगे कि आम आदमी के दैनिक जीवन को ज्यादा प्रभावित कौन करता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्यादा प्रभावित करता है। तो सी, जब देखो ये थोक मूल्य की तुलना में, ठीक है, इसका जो प्राइस ईयर है 2012 है, उसका क्या था, 11-12 था। ठीक है, 11 को भी लिया गया था, 12 को भी लिया गया था, इसका क्या लिया है, 12 लिया गया है। इसकी गणना सीएसओ करता है, तो उसकी भी कौन गणना करता है, सीएस, उसका कौन करता है, उसका करता है औद्योगिक नीति संवर्धन, जो आपकी थोक मूल्य सूचकांक है उसकी औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग द्वारा, मूल्य संवर्धन विभाग द्वारा उसकी गणना की जाती है। उसकी किसकी द्वारा की जाती है गणना, इसकी गणना सीएसओ द्वारा की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे कंफ्यूजन है तो आपको। सीपीआई के 3 अन्य सूचकांक हैं, तो इसके देखो क्या सूचकांक है, औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक। देखो इसके 3 अन्य सूचकांक हैं, किसके, उपभोक्ता के, उद्योग में लगे हुए श्रमिक, कृषि में लगे हुए श्रमिक और ग्रामीण क्षेत्र में लगे हुए श्रमिक जो होते हैं
उनके भी उसका इन तीनों सूचकांकों का श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशन किया जाता है। किसके द्वारा? श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशन किया जाता है। और इसकी गणना CSO करता है। कौन CSO? हमने आपको बताया केंद्रीय आर्थिक मामले। ठीक है, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते भुगतान में CPI का प्रयोग किया जाता है। CPI का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, CPI और IW यानी CPI में आपका औद्योगिक श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है। VIP की तुलना में WPI की तुलना में CPI खाद्य वस्तुओं को अधिक महत्व देता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं रेजिडेंशियल जो इंडेक्स है, आवासीय सूचकांक, इसके बारे में चलो हम लोग पढ़ लेते हैं डिटेल में। दोस्तों हो सकता हो आपको ये सब किताबों में ना मिले, तो आप हमारे वीडियो देख लीजिए, बहुत फायदा करेगा। हालांकि मेरा भी छोटा चैनल है, मैं बहुत बड़ा हाईलाइटेड टीचर नहीं हूँ खान सर की तरह, ना ओझा सर की तरह। यदि आपने सपोर्ट किया तो जाहिर सी बात है। सतसैया के दोहरे दो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। तो हमारा चैनल जो है वो छोटा बहुत है, लेकिन ऐसा मटेरियल आपको देगा पढ़ने के लिए कि आप हमारी बातें नहीं सुनकर यदि इसको पढ़ ही लिया खुद से ही, तो भाई कितना भी फंसाएगा ना भाई, प्रीलिम्स तो निकाल ही देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेजिडेंस इंडेक्स आप लोग अच्छा आदमी में सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा, नहीं तो मेरा वीडियो कभी कभार ही आएगा जब मैं सो के जगूंगा। ठीक है, आवासीय सूचकांक पढ़ते हैं। इसकी गणना CSO द्वारा करता है, CSO करता है, CSO करता है। ठीक है, 2007 जुलाई से शुरू किया गया है। ठीक है, न्यू बेस ईयर जो है इसका 2012-13 है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बाकी सबका 11-12 है। ठीक है, इसके आंकड़े तिमाही आधार पर राष्ट्रीय आवासीय बैंक द्वारा क्या किए जाते हैं? जारी किए जाते हैं। ठीक है, और इसका सूचकांक का प्रयोग भूमि संसाधन संपदा रियल एस्टेट यानी उतार चढ़ाव के मापनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप रहते हैं, आपका जो घर बना हुआ है, आपके पास जो भूमि है, जो भी उतार चढ़ाव आता है रेजिडेंशियल आवासीय के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय आवासीय बैंक क्या है। तो राष्ट्रीय आवासीय बैंक आए तो ये है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। आप सोचे होंगे यार ये तो बैंक हमें कभी सुनी नहीं है, इसके हम ये सन को याद करने की क्या जरूरत है। अरे भाई देखो पीसीएस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, या तो बैंकों के मिलान करने के लिए आ जाएगा, बैंकों के नाम दे देगा, उनकी स्थापना वर्ष दे देगा, मिलान करने के लिए दे देगा। एक तो क्वेश्चन पीसीएस में इस तरीके से पूछा जाएगा, पूछा जाता है यार, जाएगा नहीं। ठीक है, दूसरा कैसे पूछा जाएगा कि बैंकों के नाम दे देगा और उनके कहेगा कि इनके कार्यकाल के पुराने से नए की ओर सजाइए, तो उसमें 4 3 1 करके ऑप्शन ADB करके आएगा। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो आप इससे पहले यदि प्रीलिम्स का पेपर दिए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ कि किस तरीके से, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, किस तरीके से इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो तुम्हें बता दिया है, वन लाइनर नहीं होता है। स्थापना 1900 पीसीएस में देखो इसमें वन लाइनर नहीं पूछेगा, ये 1988 एक दो क्वेश्चन डाल भी दे क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। 1988 में हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। ठीक, यह देश का एकमात्र ऐसा बैंक है जिसका पूर्ण स्वामित्व RBI के पास है। RBI के पास इसका पूर्ण रूप से स्वामित्व किसके पास है? RBI के पास है। चलिए पढ़ते चलिए भाई, आज भी हमने ठान लिया है आपको पढ़ा के ही मानेंगे हम। ठीक है, वह बैंक जिसका 100% स्वामित्व वर्तमान में सरकार के पास है। अब देखो जो आवासीय बैंक है उसका 100% स्वामित्व किसके पास है? RBI के पास है। अब जो बैंक है जिनका 100% स्वामित्व वर्तमान में सरकार के पास है, कौन सी है? नाबार्ड, भारतीय डाक भुगतान बैंक, इनका 100% भुगतान किसके पास है? सरकार के पास है। उत्पादन मूल्य सूचकांक, अब हम लोग आ गए उत्पादन मूल्य सूचकांक यानी PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। सरकार जल्द ही BPI का थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उत्पादन मूल्य सूचकांक लाना चाहती है। देखो एक कथन बन गया एक, अभी कथन सत्य है असत्य है, अब आपको तो नहीं पता होगा सरकार क्या सोच रही है, आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर लगा देंगे कथन सत्य है। ठीक है, इसके लिए 2016 में गोलदार समिति, अब आपका संबंध पूछिए, ये भी हो सकता है गोलदार समिति का संबंध किससे है, मिलान करने के लिए आ सकता है, डायरेक्ट हो सकता है। गठन किया गया, वस्तु एवं सेवा दोनों को शामिल किया जाएगा, वस्तु एवं सेवा दोनों को शामिल किया जाएगा, लेकिन उसका संबंध उत्पादक वर्ग से होगा, वस्तु सेवा दोनों उत्पादक से होगा, ठीक, उपभोक्ता से नहीं होगा। ठीक है, और BPI को और जो थोक मूल्य सूचकांक है इसको और ज्यादा तार्किक और पारदर्शी बनाया जाएगा। ठीक है, ये कौन, ध्यान रखिएगा, गोलदार नीति जो है इसको लेके आना चाहती है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अब बेस प्रभाव क्या होता है, बेस इफेक्ट क्या होता है। बेस इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, सब पढ़ते चलेंगे, इकोनॉमिक्स कठिन जरूर है, बार बार पढ़ेंगे आ जाएगा भाई। बेस इफेक्ट आधार प्रभाव, CSO इन्फ्लेशन की गणना में बेस इफेक्ट का प्रयोग करता है। बेस इफेक्ट वास्तविक इन्फ्लेशन को नहीं दिखलाता है। ठीक है, अब देख लो ये यहाँ पे कथन बन गया कि बेस इफेक्ट जो होता है वास्तविक इन्फ्लेशन को नहीं दिखलाता है, या पिछले वर्ष के इन्फ्लेशन को वर्तमान वर्ष के इन्फ्लेशन पर प्रभाव दिखलाता है। ठीक है, यानी पिछले वर्ष क्या महंगाई थी, इस बार क्या महंगाई है, जो ये प्रभाव पड़ रहा है उसको दिखाता है क्या है, बेस इफेक्ट, लेकिन जो वर्तमान में प्रभाव पड़ रहा है उसको नहीं दिखाता, तुलनात्मक ये रहता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। आगे देख लेते हैं, भारत में मुद्रास्फीति के सामान्य दर को 4
प्लस 2 यानी 6 माना गया है। कितना माना गया है? यानी सबसे ज़्यादा 6 और सबसे कम 2 माना गया है। ठीक, अर्थात मुद्रास्फीति पर ऊपरी स्तर बिंदु जो है 6 यानी 6% से ऊपर महंगाई चली गई तो हाहाकार मच जाएगा, और निचला स्तर है 2 से नीचे चली गई तो मंदी आ जाएगी। तो जो सामान्य है 2 + 2 है, ठीक है, 4 + 2 है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस प्रकार मुद्रास्फीति की जो सामान्य दर है 2 से 6 के बीच की मानी जाती है। ठीक है, आपको पता चल गया? आएगा तो आप कर देंगे, जिसे 2015 में उर्जित पटेल, अब कौन है? उर्जित पटेल द्वारा सुझाया गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत बड़ा परिणाम लग रहा होगा। भारत में सामान्य मुद्रास्फीति देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक होती है। अब देखो, देश है हमारा, यदि विकास कर रहा है तो उसके लिए कैसी होनी चाहिए? सामान्य मुद्रास्फीति होनी चाहिए। भाई महंगाई बढ़ गई तो क्या होगा? भाई उत्पादन वालों को ज़्यादा फायदा हो जाएगा, और यदि क्या हुआ, मंदी पड़ गई तो उत्पादन वाले घाटे में चले जाएंगे। ठीक है, दोनों अर्थव्यवस्था के लिए खराब होता है। ठीक है, विकास के लिए आवश्यकता, क्योंकि इसमें वस्तुओं के मूल्य में नियमित वृद्धि होती है। वृद्धि होनी चाहिए लेकिन नियंत्रित वृद्धि होनी चाहिए। कैसे? नियंत्रित वृद्धि, उत्पादक वर्ग को भी लाभ मिले और उत्पादन करने में आगे बढ़ेगा, यानी उत्पादन करने लगेगा। ठीक है, और उत्पादन वृद्धि में 2 लाभ होते हैं। ठीक है, 2 लाभ क्या होता है? राष्ट्रीय आय बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है। ठीक है, इस चीज को आप आगे पढ़ाते हैं। जीडीपी में वृद्धि ही आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है। भाई देखो, देश की जीडीपी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है, जो अत्यंत आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, इस प्रकार सामान्य मुद्रास्फीति देश की अर्थव्यवस्था के विकास में उत्प्रेरक यानी टॉनिक का काम करता है। ठीक है, मुद्रास्फीति की सामान्य दर देश के आर्थिक विकास के लिए टॉनिक का कार्य करता है। अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं, वस्तु के मूल्य में वृद्धि। जैसे वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई तो क्या होगा, जरा सोचो। आप तो भैया कंज्यूमर हैं तो आपको घाटा है, लेकिन यदि आप उत्पादन करता होंगे, आपकी 2 रुपये की चीज़ 50 रुपये में बिक रही तो भैया क्या करेंगे? 2 रुपये की चीज़ का उत्पादन बढ़ा देंगे, तो वस्तु के मूल्य में क्या होगा? वृद्धि होगी। ठीक है, उत्पादक वर्ग को लाभ मिलेगा, मतलब ज़्यादा उत्पादन होगा, रोजगार ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा तो 4 आदमी ज़्यादा उत्पादन तो बढ़ा नहीं पाएंगे, 20 आदमी रखने पड़ेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा। अब ज़्यादा आय होगी, भाई ज़्यादा आय होगी, ज़्यादा काम मिलेगा, ज़्यादा आय होगी, ज़्यादा आय लोगों की बढ़ेगी तो क्या होगा? मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी ज़्यादा होगी, आर्थिक समृद्धि होगी और आर्थिक विकास होगा। ठीक है, तो ये किस स्थिति में है? किस स्थिति में? जब मुद्रास्फीति समान स्तर से बढ़ती है, यानी 206 के बीच में रहती है। अब ऐसा भी नहीं कि 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये मिल रही है तो कमाई 0 और महंगाई ज़्यादा, तो हालत खराब हो जाएगी। जैसे यदि आप सरकारी नौकरी हैं, ठीक है, तेल आपको 200 रुपये किलो मिले, भी 100 रुपये का तेल 200 रुपये किलो मिलने लगे, लेकिन आपकी सैलरी 50 से 55 कर दी जाए तो आप विरोध में उतरेंगे? बिल्कुल नहीं उतरेंगे भाई। आपको लगेगा यार 5,000 रुपये महीना मिल रहा है, सैलरी भी तो बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जो आर्थिक पूरी किताब में पढ़ा दूंगा, मेरे पास 80 पेज की है, मैं 5वां पेज पढ़ा रहा हूँ। पूरी पढ़ लोगे ना, इकोनॉमिक्स में कुल्ला कर दोगे IAS PCS में, पहले बता दे रहा हूँ। इसलिए हमारा वीडियो बहुत आराम से देखिएगा। हम छोटे हैं, हमारा छोटा चैनल है, आज ही शुरू किया है, भाई कुल्ला करा देंगे। हमारे पास ऐसे सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं, आपको चाहिए तो बताइएगा। और ये हमारे भाई 2-2, 3-3 साल पहले के पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा हमको बहुत आता है इतना सब पढ़ा हुआ देख के। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मुद्रास्फीति पे नियंत्रण। यहाँ पे थोड़ा पेज कट गया है। ठीक है, 2015 में सरकार व RBI मिलकर जो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए RBI एक्ट 1934 की धारा 45A में संशोधन किया गया। किसमें? 1964 की धारा 45ZA में संशोधन करके मौद्रिक नीति समिति, जो मौद्रिक नीति समिति है MPC, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, का निर्माण किया गया। इस समिति में कुल 6 मेंबर हैं। कितने? 6 हैं। 6। आप ध्यान रखिएगा, MPC में कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। थोड़ा लाइट आ गई है इधर, तो लाइट कोई बात नहीं, आप बस खत्म कर रहे हैं। तो इसमें जो 3 मेंबर हैं वो 3 मेंबर सरकार के हैं और 3 मेंबर RBI के हैं। दोनों ने मिलकर बनाया। 6 मेंबर है, किसके लिए? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए, ताकि विकास अच्छे से हो सके। तो इस समिति जो RBI गवर्नर होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो RBI का गवर्नर होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है MPC में कितने सदस्य? तो 6, और इसका इन 6 में गवर्नर कौन होता है? RBI का गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है। 2016-21 में 5 वर्ष तक। ठीक है, यह प्रधान ब्याज दरों का निर्धारण करेगा। जो ब्याज दरें हों उनका निर्धारण कौन करेगा? और यह मौद्रिक नीति की समीक्षा भी करेगी, जो MPC होगी। ठीक है,